नमस्कार। संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिसको लेके कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारे देश में दर्जनों सरकारें बनी और गिरी। भ्रष्टाचार ऐसा विषय है जिसको लेके जो लोग सरकार में रहते हैं उनके ऊपर और जो लोग सत्ता से बाहर रहते हैं उनके द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते रहते हैं। लेकिन न तो भ्रष्टाचार अभी खत्म हुआ आज़ादी मिलने से लेके अब तक, और न भ्रष्टाचार का मुद्दा ही गौड़ बना, इर्रेलीवेंट बना। भ्रष्टाचार हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, पॉलिटिकल इलेक्शंस हो या गवर्नेंस हो। इसी भ्रष्टाचार के सवाल को लेके आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी, पूरा अपना सरकारी सेवा समर्पित कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए जंग को उन्होंने पूरे अपने सेवा के दौरान पूरी हिम्मत, साहस, कमिटमेंट और डेडिकेशन से लड़ा। और सेवानिवृत्त होने के बाद भी जब उनको लगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सेवा में रहते हुए उतना मजबूती से नहीं लड़ा जा सका, तो उन्होंने एक अलग सामाजिक राजनीतिक संगठन का गठन किया और अब उसी राजनीतिक सामाजिक संगठन के बैनर तले वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनके द्वारा मुहिम चलाई गई थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे खास मेहमान श्री विजय शंकर पांडे जी हैं। विजय शंकर पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। भारत सरकार में सचिव के पद से रिटायर हुए। उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी होने के नाते वे उत्तर प्रदेश के सभी शीर्ष प्रशासनिक पदों पर रहे और उसके बाद भारत सरकार में भी अलग अलग विभागों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुके हैं। आज मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि भ्रष्टाचार जिसको लेके कि सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट बात तो करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी जो सुरसा है, जो दानव है, वह कमज़ोर होने के बजाय दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, आपने भी देखा है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तकनीकी तौर पर कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। लेकिन पर्दे के पीछे जो जानकारी निकल के आ रही है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि उनके और रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस से कुछ इश्यूज को लेकर डिफरेंसेज हो गए थे। और वह उन डिफरेंसेस का एक कारण ये भी था कि पिछले दिनों जिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर से जली नोटों का बंडल मिला था, बैग मिले थे, उनके विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रस्ताव स्वीकार करने को लेके रूलिंग पार्टी और उनके बीच में मतभेद पैदा हो गया। ये अपुष्ट जानकारी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि उस जज साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने के पक्ष में सरकार भी थी, अपोजिशन भी था। लेकिन अपोजिशन की तरफ से एक और जज साहब का नाम उसमें जोड़ दिया गया था जिसको लेके सरकार कंफर्टेबल नहीं थी। और वे जज साहब जो मौजूदा राजनीतिक गठबंधन है उससे उनका बड़ा गहरा जुड़ाव है, उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको लेके मतभेद इतने गहरे हो गए कि उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और त्यागपत्र दे के वो चले गए। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति रहें न रहें ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पद पर फिर कोई व्यक्ति आ जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुद्दा फिर एक बार भ्रष्टाचार है। तो चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, आर्थिक भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार समाज के सभी हिस्सों को दीमक की तरह चाट रहा है। आपने 2 किताबें भी लिखी हैं हिंदी और अंग्रेजी में, 3 मोस्ट करप्ट, और हिंदी में है 3 महाभ्रष्ट।
इन किताबों में आपने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि आपकी जो लड़ाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको आपने किस तरह से लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी आप मुतमईन हैं कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसको जिस मजबूती और जिस ताकत से आपने लड़ा, सरकार में रहते हुए, शासन प्रशासन में रहते हुए, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार एक अपराध है और देश के कानून के तहत इसमें गंभीर दंड का प्राविधान है। कोई भी सरकार हो, उसकी मजबूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले और हमेशा ये नारे दे कि हम तो ज़ीरो टॉलरेंस और हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सब बयान देना मजबूरी है इनकी, चाहते ये नहीं है ये बोलना, लेकिन करिएगा क्या, देश का कानून ही ऐसा है। लेकिन जो त्रासदी है वो ये है कि बाकी जो अपराध हैं उन पर तो कार्रवाई करने का, जिसे कहते हैं, सभी तत्पर रहते हैं। कभी कभी देर होती कभी कार्रवाई करने में, कभी हत्या हो जाए या डकैती हो जाए या चोरी हो जाए या एक्सीडेंट्स हो जाए, कुछ हो जाए, आप देखते हैं कितना बवाल होता है और कुछ न कुछ करने की बात होती है। लेकिन जब भ्रष्टाचार, जो इसको कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है कि ये ऊपर से नीचे तक व्याप्त है और सरकार का कोई भी तंत्र इससे अछूता नहीं है, उस पर कुछ भी करने की कोई नीयत सरकार कभी नहीं दिखाती। देखिए, मैंने जब सेवा में मैं इंटर हुआ 1979 में, 1979 में, तब से लेकर जब 2017 के जनवरी में, जब मैं 1 जनवरी को जब मैंने सेवानिवृत्त हुआ, इतने लंबे 37.5 साल के मेरी सेवा से जुड़े रहने के दौरान मैंने किसी भी सरकार और किसी भी राजनीतिज्ञ को भ्रष्टाचार समाप्त करने की दृष्टि से कभी कोई गंभीर होते देखा ही नहीं। और ये बहुत दुखद है और मुझे भी कहते हुए ये बड़ा दुख होता है कि इतने लंबे सेवा काल में कभी भी मैंने किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने या उसको ख़त्म करने और जनता को उससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकारों की तरफ से कोई भी, जिसे कहते हैं, सार्थक प्रयास नहीं हुआ। मैंने जैसा आपसे पहले कहा, सरकारों की मजबूरी है जीरो टॉलरेंस कहना, ये कहना कि भ्रष्टाचारी बिल्कुल छोड़े नहीं जाएंगे। अभी आपने जो प्रकरण हमारे उपराष्ट्रपति जी के मामले में उठाया, अब आप सोचिए, एक जज हाई कोर्ट का, उसके घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले और सारा का सारा तंत्र कुंडली मारे बैठा हुआ है और कानून की दुहाई दे रहा है। लोगों की मांग थी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करके, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर इनके खिलाफ वो कार्रवाई क्यों नहीं की जाए जैसा कि सबके साथ होता है। आड़ किसकी ली जा रही है? एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जज के खिलाफ FIR दर्ज होने से पहले पूछा जाए। आप ये बताइए, कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का आदेश का ऊपर कर सकता है? नहीं। लेकिन चूंकि सभी को भ्रष्टाचार के मामले में बोलने का कोई नैतिक साहस बचा नहीं, कोई इस मामले पे करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसी दलदल में सब नाक तक डूबे हैं और सबको ये भय है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को हमने उठाया तो हमारे ही खिलाफ सारे मामले खुलकर सामने आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो ये भाईचारा, मैं एकदम स्पष्ट कहता हूँ कि ये भाईचारा है हमारी पूरी व्यवस्था में। आइए से अभी मैं इस पुस्तक के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि एक गठजोड़ बना हुआ है कि देखो, भ्रष्टाचार के बारे में बोलो मत, क्योंकि इसमें सबकी बचत है, क्योंकि सब इसमें शामिल है। तो मिश्रा जी, ये मुद्दा इस देश के सामने कभी हमारा जो रूलिंग क्लास है कभी बनने नहीं देता और जनता इसको हमेशा चाहती है कि उससे उसको मुक्ति मिले। यही त्रासदी इस देश की है कि जहाँ जनता चाहती है कि इससे मुक्ति मिले, वहीं रूलिंग क्लास, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और राजनीतिक तंत्र दोनों एकदम, जिसे कहते हैं, कुंडली मार के बैठे हैं। इस पर कुछ होना नहीं चाहिए। और ये जज के मामला जो है, ये एक टेस्ट है कि सोचिए आप कि
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तत्परता से करने की जितनी ज़रूरत थी, इस प्रकरण को हुए 7-8-10 महीने हो चुका होगा, आज तक इस देश के कान पे जू नहीं रेंगी है। और वो सिर्फ हम ये जांच करा रहे हैं, हम वो जांच करा रहे हैं। किस बात की जांच करा रहे? जांच तो 2-4 दिन में हो जानी चाहिए थी। उसके बाद उनका इम्पीचमेंट बताइए, जिसको जेल में होना चाहिए, उसको निकालने में देश का पसीना छूट गया। और उसमें एक किसी जज का नाम जुड़ गया तो उस पर एक उपराष्ट्रपति की कुर्सी चली गई। भ्रष्टाचार नहीं रुका। आप ये देखिए, जो शासन तंत्र में बैठा है उसकी बुद्धि पर रोना आता है। तुमने कुछ करने के बजाय क्या फर्क पड़ता है कि किस दल के किस प्रस्ताव पर ये कार्रवाई हो रही है। आपको तो ये देखना था कि ये भ्रष्ट जज जेल जाए और उससे जनता को मुक्ति मिले, जिससे कि ये जो टैक्स पेयर के पैसे से वो सैलरी अभी भी ले रहा है वो ना हो, और एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हो कि ये कोई भी जो करेगा उसके साथ ये होगा। मिश्रा जी, सर एक और आपकी यही बात को मैं थोड़ा सप्लीमेंट कर रहा हूँ। इसमें एक और आयरनी है धनखड़ साहब वाले केस में। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों से, जब वो गवर्नर थे तब पश्चिम बंगाल के, जब उपराष्ट्रपति बने तब यही विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन करती थी, बंगाल में फिर दिल्ली में। उनके ऊपर तरह तरह के पार्टीजन के आरोप लगते थे, उनकी इंटीग्रिटी चैलेंज की जाती थी। पिछले ही सत्र में राज्यसभा के अंदर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की कोशिश हुई थी कि उनको हटाया जाए उपराष्ट्रपति के पद से और सभापति के पद से, क्योंकि उनकी जो वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो पार्टीजन एटीट्यूड लेके काम कर रहे हैं। और जब वो इस्तीफा दे दिए रूलिंग पार्टी से डिफरेंसेस के बाद, तो वही दल जो कल तक उनको भ्रष्ट, बेईमान, पक्षपातपूर्ण काम करने वाला एक सभापति के रूप में कह रहे थे, अब उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उन्होंने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाया, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा और पीछे ले चल रहा हूँ। और चूँकि आप एक तो संयोग से इलाहाबाद कराने वाले हैं, दूसरा आपने बीपी सिंह के साथ भी काम किया है। इस देश में पहली बार बहुत दिन के बाद, आज़ादी के बाद, एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और जिसमें लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी दोनों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था और बीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और वह सरकार भी बनी थी भ्रष्टाचार हटाने के ही सवाल पर। लेकिन आज तक बोफोर्स के मामले में जिस परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और बहुत ही डिसग्रेसफुल तरीके से उनका एग्जिट भी हुआ, उस परिवार के खिलाफ आज तक एविडेंस नहीं मिला। तो क्या ये माना जाए कि चाहे वो बीपी सिंह के टाइम में सत्ता बदली या मनमोहन सिंह को सत्ता से बेदखल करके 2014 में एनडीए की सरकार बनी, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ सत्ता हथियाने का एक टूल है। और सत्ता में आने के बाद, जैसा कि आप बार बार कहते हैं, आपने इस किताब में भी लिखी है, आप अपने अलग अलग इंटरव्यूज में भी इस बात को दोहराते रहे हैं कि सत्ता में भ्रष्टाचार के मामले में सब शामिल हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन, एबव द पार्टी लाइन। मिश्रा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सत्ता में आने के लिए जितने मुद्दे प्रयोग हो सकते हैं वो सब किए जाते हैं, और भ्रष्टाचार से चूँकि आम जन इतने त्रस्त है कि उन्हें ये मुद्दा बहुत अपील करता है। और जैसा कि आपने कहा कि बीपी सिंह जी तो एक सिर्फ इसी बोफोर्स के मामले को लेकर और HDW जो डील थी उसके मामले को लेकर वो देश में पूरे छा गए और जनता में एक आशा की किरण जल गई कि ये कुछ लड़ेंगे। लेकिन अंत में जैसा आपने बताया कुछ भी नहीं हुआ, और बोफोर्स का जिसे कहते हैं
इतने साक्ष्य, देखिए मैंने उसकी जो चार्जशीट पढ़ी थी, मुझे देखने का मौका मिला। अगर वो साक्ष्य नहीं है तो क्या साक्ष्य आप मांगेंगे? वो खुल के बोल रहा था, लेकिन आज तक किसी को भी दंडित नहीं किया जा सका, और जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे उनमें अधिकांश अब इस पृथ्वी पर ही नहीं हैं, तो इस तरह से मुद्दा एकदम ख़त्म हो गया। यही हश्र निशा जी इस देश में हुए हर घोटाले का हुआ है। आप किसी भी देश, किसी भी आप राष्ट्रीय स्तर के घोटाले को देख लें, आप प्रदेश स्तर के घोटाले को देख लें, उत्तर प्रदेश में आप देखें घोटालों की लाइन लगी हुई थी। आज उन याद करने पे भी याद नहीं आएंगे एक समय में जो इतने बड़े चीनी मिल बिक्री घोटाला, सीमेंट मिल बिक्री घोटाला, फर्टिलाइज़र का घोटाला, और निर्माण का, सड़क निर्माण का घोटाला, हाईवे का घोटाला, मतलब आप गिनते जाइए घोटाले घोटाले, क्योंकि कोई काम इसके बिना होता ही नहीं। मिश्रा जी, मेरा तो जो अनुभव रहा है वो ये कि जनता को इन जिसे कहते हैं देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें किस स्तर की भ्रष्ट है उसकी कोई जानकारी नहीं, और उन्हें तो जो कुछ पता लगता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं, वो इतना भी नहीं है, और पूरा का पूरा तो अंदर छिपा हुआ है। वो इसलिए कि जो भी सत्ता में आता है वो इसी मार्ग से आया है, और इसीलिए कोई इस पर बोलता नहीं। जुडिशरी से जो भय आप देखते हैं राजनीतिक दलों का, अपने कुकर्मों के कारण है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जुडिशरी को नाराज़ करते हैं तो इनके खिलाफ पीआईएल कभी कोई कर देगा, तो उस पर इनके अगर कभी जांच के आदेश हो गए तो ये कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि सच तो निकलेगा। मिश्रा जी, इस भ्रष्टाचार ने ही हमारे सारे अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। पार्लियामेंट की आप हालत देख लीजिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जहाँ तत्काल, इसे तो स्पेशल सेशन बुलाकर इनको इम्पीच करना चाहिए था। जीएसटी पर स्पेशल सेशन बुलाते हो आप कि हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया, 75 साल की हो गई तो स्पेशल सेशन बुलाते हो। भ्रष्टाचार में उच्च न्यायालय का एक जज जिसके घर से करोड़ों रुपए मिले, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई तत्परता नहीं, आराम से जिसे कहते कुछ हुआ ही नहीं, और उसको अवसर पे अवसर दिया जा रहा है कि वो जो है किसी तरह अपना बचाव कर ले, सुप्रीम कोर्ट मेरिट लेके पहुंच गए। आपको बड़ा जानकर ये आपकी जानकारी में होगा कि उनके इम्पीचमेंट के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? समाजवादी पार्टी। इन्हें नियुक्त किसने किया था? समाजवादी पार्टी। इन्हें स्टैंडिंग काउंसिल किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी। ये है इस देश की हालत। इनको किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। ये मिश्रा जी दुर्भाग्य है, और मुझे दुख होता है कहने पर ये बार बार कि इस देश के राजनीतिक आखिर कितना भ्रष्टाचार करेंगे और कितना झूठ बोलेंगे। इन्होंने जिसे कहते हैं जनता को इतना गुमराह कर रखा है इस मुद्दे पर। अभी हाल में रेड पड़ी वाड्रा जी पर, ठीक है, चार्जशीट उनकी दाखिल हुई। आप सोचिए कि छोटे छोटे मामले पर ईडी उठा के लेकर चली जाती है। भाई आपने इतने हजारों पन्ने की और पता नहीं कितने हजार करोड़ का घपला उपला कर दिया, कुछ नहीं। 11 साल से जांच चल रही है। मिश्रा जी, मैं एक बात इस पॉडकास्ट के माध्यम से जनता को बता दूं, जांच ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन चलती है। सब तथ्य बोलते हैं, देखने की किसी में साहस नहीं है। और हमारी जांच एजेंसियां, उसको मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता कि देखिए जांच एजेंसियों को अगर कोई कहे कि निष्पक्ष हो तो ये झूठ बोला जा रहा है। सरकार के नीचे जो काम करता है वो सरकार के दबाव में रहता है। हाँ, ये अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस दबाव को देश के कानून की तुलना में कितना स्वीकार करते हैं। मैं तो हमेशा मैंने अपनी पुस्तक में भी ये लिखने का प्रयास किया कि हम लोग इस देश के कानून के क्रिएशन हैं। यूपीएससी ना होती तो हम लोग ना होते, और यूपीएससी ने पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसने बड़ी ईमानदारी से चयन किया। जो लोग ईमानदार सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, जैसे आईपीएस अफसर जो सीबीआई के डायरेक्टर बनते हैं, जो ईडी में जाते हैं, जो और जगहों पे जाते हैं, इन लोगों को इस देश से बड़ी ईमानदारी से चुना।
लेकिन आप क्या कर रहे हैं देश के साथ? आपने देश की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते रही, छोटे छोटे पद, कि हमारा ये पद न चला जाए, मुझे हटा न दिया जाए, और उसके लिए आप कहते हैं दबाव। विश्वास मानिए मिश्रा जी, मैं अपने पूरे जीवन काल में, अपने सर्विस काल में मैं एक बात बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, ये दबाव आपके खुद के कुकर्मों का फल है, कोई दबाव नहीं होता। मैंने अपनी पुस्तक में, मैंने किताब में जो 3 महाभ्रष्ट, उसमें 50 इंस्टेंस प्रकरण दिए हैं जब सरकार की तरफ से कहा गया कुछ करने के लिए जो गलत था, उसको न करने में मुझे कोई संकोच कभी नहीं लगा, और सीधे सीधे मैं कह देता था नहीं हो सकता। हाँ, उनके हाथ में जो है वो ये है, ट्रांसफ़र कर देना, आपके ऊपर आरोप पत्र दे देना, झूठे आरोप लगा देना, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे करप्शन पर कि किस तरह से पॉलिटिकल करप्शन या पॉलिटिशियंस का करप्शन पूरे हमारे व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। आपने एक प्रयोग किया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश आईए एसोसिएशन में आपने सबसे पहले कोशिश की कि एक आइडेंटिफाई किया जाए कि मोस्ट करप्ट जो ब्यूरोक्रेट हैं टॉप 3, उनको वोटिंग के जरिए आइडेंटिफाई करना, फिर उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करके सरकार को सबमिट करना, और सरकार की तरफ से उम्मीद करना कि उन 3 जो आइडेंटिफाइड मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपसे थोड़ा सा एक बार फिर चाहता हूं कि आप इसको विस्तार से बताएं कि आपके मन में इस तरह का विचार कब आया और क्यों आया, क्योंकि आप तो खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे, आपके सारे फ्रेटर्निटी और कैडर के ही लोग थे जिनके बारे में आपको लगा कि नहीं, अब क्लींसिंग ऑपरेशन ज़रूरी है, और आपको पता था कि पॉलिटिकल सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस दिनों दिन उसमें गिरावट आ रही थी और गवर्नेंस में भी गिरावट आ रही थी। बावजूद इन सारी कड़वी सच्चाइयों को जानते हुए भी आपने ये मुहिम क्यों शुरू की, और क्यों इतना ऑप्टिमिस्टिक थे आप कि इस पर कोई लॉजिकल एक्शन हो सकता है? देखिए, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की उसके बाद से कई सालों तक काम करने के दौरान मुझे ये साफ दिखने लगा था कि जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है उसका आम जनता से और उसके हितों से बहुत कम लेना देना है, और भ्रष्टाचार के मामले पर वो अधिकांशतः चुप्पी साध जाते थे या खानापुरी करना। मान लीजिए कोई मुद्दा बढ़ गया तो उस पर कुछ कार्रवाई कर देना, एक्सप्लेनेशन मांग लेना और ये करना वो करना, लेकिन जो नीयत थी वो कभी भी भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करने की नहीं थी। जैसे मैंने कहा, और अपराध भी तो हैं। पहले भ्रष्टाचार का अपराध भी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का पार्ट था। सन 68 में जाकर इस पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून बन गया। बात वही थी, एक अलग कानून बना दिया गया, जो भी लोग थे उस समय कानून बनाने वाले उन्होंने ज़रूरत समझी होगी, बना दिया। लेकिन इस भ्रष्टाचार के जो अपराध को क्यों इतना देखा जा रहा है मुलायमियत से, कि इस पर किसी को गंभीरता जैसे कोई अपराधी ना हो, जबकि देश का कानून कहता अपराध है। मैंने अपने जो 3 महाभ्रष्ट की जो किताब थी उसमें ये सारे शुरुआत से मैंने जो भी मेरे सामने ये प्रकरण आए, मैंने उसको कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, कि देखिए किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही थी, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उनको जहाँ पर भी मुझे काम करने का मौका मिलता था, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी होता था, मैं कोशिश करता था, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा था। देखिए, उस समय मैं चूँकि कुछ वर्षों की मेरी सेवा थी, तो मेरा जो अनुभव था वो मुझे ये बता रहा था कि कहीं न कहीं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसे बहुत कमी आ गई है, और इन्होंने जनता के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को लगभग भूल गए। तो आप मेरी इसको नौसिखियापन मानिए या कम जानकारी मानिए, मुझे लगा कि अगर ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, और तब मेरे मन में हमेशा ही भाव आता था कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर्स, ये लोग बड़ी ईमानदार सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। इनके साथ व्यवस्था ने बड़ी ईमानदारी की थी। नहीं, मैं कहाँ से आता, मेरी कोई वो कुछ नहीं। इम्तहान में बैठे जो भी एग्जामिनर थे उन्होंने ठीक से जज किया, और एक दिन आपको इतने बड़े पद पे काम करने का मौका मिल गया। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये ईमानदार सिस्टम से आए लोग के साथ ये क्या हो गया।
कि ये लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते और बेईमानी के चीज़ों को जैसे कहते इस तरह नज़रअंदाज करते ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार की बात आके कहता था, मैंने मेरे सामने की बात है, तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हाँ भाई गलत तो बहुत हुआ, अच्छा बताओ तुम्हारा काम क्या है, हम करा दें। मतलब डाइवर्ट करना, मतलब तुम अपना काम करा के जाओ, उसकी बात मत करो। और ये मैं दिन प्रतिदिन मैं मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के स्तर से मैं सुनता था कि हाँ बात बहुत सही करें, इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए कि आप का ये क्या दिक्कत है आपकी, मतलब अपना काम करो जाओ, क्यों चक्कर में पड़े हो भ्रष्टाचार समाप्त करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ करने। तो मुझे धीरे धीरे मेरे मन में ये आया कि शायद अगर ये जो ऑनेस्ट सिस्टम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अगर कोशिश की जाए, इनके बीच से जो तत्व गंदे हैं उन पर उनको निकालने की कोशिश की जाए और इन पर एक दबाव बनाया जाए कि भाई सर्विस में आए हो तो ये सब मत करो। उस समय तक कुछ लोग ऐसे हो गए थे हम लोग की सेवा में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे और सरकारें उनके प्रति इतनी सहृदय थी कि उनको बड़े से बड़े पदों पर बैठाती थी और सिग्नल ये मिलता था लोगों को नीचे कि आप जितने भ्रष्ट हैं आप चिंता मत करिए, आपको उतना अच्छा पद मिलता रहेगा क्योंकि आप बहुत उपयोगी हैं सरकार के लिए। और उपयोग आप जानते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है, इसके नाम पर इस देश को इतना नुकसान पहुंचाया गया है, इतना नुकसान पहुंचाया गया है। मैं तो कुछ राजनीतिज्ञों से पूछता था कि साहब आपको कितना पैसा आपको खर्च होता है चुनाव में कि आप पूरा देश ही लूट ले रहे हो। भाई हर चीज़ की सीमा होती है। इस भाव से करते करते मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। मेरे मन में हमेशा भाव होता था कि भाई अगर ये मैं देख रहा हूँ अंदर तो अगर मैं कुछ ना करूँ तो ये देश के प्रति बड़ा गलत होगा। कम से कम जैसे आपने प्रश्न पूछा कि क्या ये मुझे गलतफहमी थी कि मेरे करने से कुछ हो जाएगा, मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी, लेकिन मुझे ये हमेशा ये भाव प्रेरित करता था कि भाई जो कुछ तुम्हारे हाथ में वो तो कर लो। मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक था बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मिश्रा जी मैंने शुरुआत लोगों से बातचीत करने की शुरू की तो लोगों ने जो ठीक ठाक, देखिए हर वर्ग में सर्विस में भी बहुत कुछ लोग बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा भाई बात तो सही कह रहे हो, कुछ करना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग इकट्ठा हुए तो इसको बात को हम लोग आगे बढ़ाए। तो फिर विचार आया कि भाई चलो आपने अगुवाई की है तो आप ही चिट्ठी लिखो। देखिए आगे आना थोड़ा मुश्किल काम होता है, घंटी कौन बांधे। तो मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहता था, कोई दिक्कत नहीं। तो चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की, थोड़ा इसका भावना बनी और करते 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 हम लोग बहुत विरोध हुआ इसका। मैं बस संक्षेप में बता रहा हूँ। हम लोग अंत में उस पर पहुँचे कि हम लोग 3 सबसे बेईमान IAS अफसरों को चुनेंगे, लोकतांत्रिक माध्यम से चुनेंगे, जिससे कि किसी को कहने का मौका ना मिले कि किसी के साथ गलत किया गया। एक संवर के बैठे लोग अगर किसी को कहेंगे तो जिम्मेदार लोग हैं, वो ज़रूर सही होगा। और इस प्रयोग के पीछे हमेशा एक भावना मेरी रहती थी कि अगर हम लोग ये करेंगे तो जो हमारे राजनेता हैं वो दबाव में आएंगे और जो उन्होंने बेईमान लोगों को अपने गले लगा रखा है उसको अपने से दूर करेंगे। और इतने बड़े संवर्ग ने अगर खुल कर ये कहा कि हमारे बीच इतने महाभ्रष्ट, तो मैं तो एकदम ही मानता था कि राजनीतिक तंत्र जो है उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेगा, जो हम लोगों के अभियान को सफल बना देगा। क्योंकि हम लोग ये हर वर्ष 3 महाभ्रष्ट चुनते, जिससे कि धीरे धीरे छटाई करते 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 लोगों के एक तो मन में भय हो जाता, दूसरा लोग सेवा से बाहर क्लींजिंग होती रहती एडमिनिस्ट्रेशन की। हाँ। और ये बात मैं हमेशा हम लोग लिखते थे और अपने जो चर्चा होती उसमें कहते थे कि भाई ये जो तंत्र है हमारा वो कानून का राज है। अगर कोई काम गलत है तो हम लोग को मना करना चाहिए, नेताओं को, राजनेताओं को मना करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि नहीं हो सकता। और जब एक संगठित रूप से हम लोग करेंगे, इंडिविजुअली करना थोड़ा मुश्किल है आप जानते हैं, लेकिन संगठित रूप से करेंगे तो ज़रूर इसका असर पड़ेगा। ये पीछे फीलिंग्स थी, उसी को चल के ये हम लोगों ने 14 दिसंबर 1996 को पहली बार वोटिंग की। दूसरी एक वोटिंग और हुई 14 दिसंबर 1997 को भी। 3 महाभ्रष्ट लोग चुने गए। उनका जब हम लोगों ने नाम दिया तो मैंने पुस्तक में लिखा कि एक तो सबसे पहले वो चिट्ठी गायब कर दी गई। आप सोचिए जिस कहते हैं जिस अभियान को पूरे देश के पत्रकारों ने कवर किया, देश भर में इसके छपा और मीडिया में था और इसको सारी ब्यूरोक्रेसी जानती थी। ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग ही उस चिट्ठी को लिए
मैं खुद चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में उस चिट्ठी को दे कर आया था। और उसके बाद अगली बार जब हम लोग चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में, मुख्य सचिव के दफ्तर में गए उनसे पूछने के लिए था हुआ क्या, तो उन्होंने, जब हम लोगों ने कहा, उनका हमें तो चिट्ठी मिली नहीं जो आप खुद भी IAS थे, चीफ सेक्रेटरी खुद ही आए थे उसी कैडर के सीनियर मोस्ट। तो उन्होंने कहा भाई ये तो चिट्ठी हमें मिली नहीं कभी। तो कहा आपके पास, हमने कहा है, तो हमने चिट्ठी दी, कहा भाई ये चिट्ठी तो कभी नहीं, कहा आपकी चिट्ठी मिली उसमें कोई नाम ही नहीं है, बताइए। यहाँ तक किया गया। खैर चिट्ठी जब मिली तो उसके बाद मुख्यमंत्री तक पहुँची बात। हम लोगों ने अपेक्षा की थी कि मुख्यमंत्री जरूर कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य की बात थी कि वो राग अलापने लगे कि साक्ष्य दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। अब बताइए कैसे होता है, ये उन्हें कोई बता दे। मिश्रा जी, उसके आगे उन्हीं 3 महाभ्रष्ट लोगों में 2 महाभ्रष्ट लोगों को, नंबर 1 और नंबर 2 को, मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, पहले एक को बनाया उन्होंने मुख्य सचिव, उसके बाद दूसरे को बनाया मुख्य सचिव, और हर बार हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मतलब कोशिश करनी पड़ी। एक वो वरिष्ठ पत्रकार थे, वो PIL करते थे, हम लोग जो भी हम लोगों से मदद होती थी हम लोग उनको करते थे, तो दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटाया, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगी, हमारे राजनीतिक तंत्र के कान में। तब मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर है। ब्यूरोक्रेसी नौकर है, नौकरशाही नौकर है। नौकर को जैसे काम कराइएगा पैसे करेगी, आप उससे भ्रष्टाचार कराएंगे भ्रष्टाचार करेगी, आप उसे ईमानदारी से काम कराना चाहेंगे ईमानदारी से करेगी। अकेले जिम्मेदार हमारा राजनीतिक तंत्र। क्यों? क्योंकि संविधान ने सारी ताकत निशा जी राजनीतिक तंत्र को दी है। लोकतंत्र में यही होना चाहिए था जो संविधान निर्माताओं ने किया, कि जनता के प्रतिनिधि ही सारे बड़े निर्णय लेंगे, नीति विषयक निर्णय लेंगे, और बड़े बड़े अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार सिर्फ उन्हें दिया गया। लेकिन उन्होंने देश को फेल कर दिया, उसे फेल कर दिया, आज भी फेल कर रहे हैं, और ऐसा कर्म कर रहे हैं इससे नीचे कुछ भी ना सुधरे। आप, मैं हमेशा कहता हूँ, सरकारें आती हैं जाती हैं। मिश्रा जी, इतनी सरकारें, एक कोई रामराज की सरकार है, कोई समाजवाद की सरकार है, कोई सर्वजन सरकार है, कोई बहुजन सरकार है, कोई कुछ सरकार है, कोई कुछ सरकार है। एक थाना ऐसा न कर पाए जहाँ पर जनता जाकर न्याय प्राप्त कर ले बिना रिश्वत सिफारिश के। एक ब्लॉक नहीं है जहाँ पर कमीशनबाजी न हो रही हो। एक भी तहसील नहीं है जहाँ पर जनता जाए उसका काम बिना रिश्वत सिफारिश के हो जाए। कोई दफ्तर नहीं है। आप भी अपने अनुभव में जानते हैं कि किसी भी काम को, सही से सही काम आपका हो, कितना भी कानून सम्मत काम आपका हो, कोई भी काम जब तक या तो रिश्वत दीजिए या आपके पास सिफारिश होनी चाहिए। खुद की सिफारिश भी हो सकती है कि आप बड़े पदों पर हैं, आप नामी गरामी हैं, आप धनाढ़ हैं, तो आपकी खुद की सिफारिश चलती है। लेकिन आम जन की कोई सुनवाई नहीं। आखिर ये सरकार, हम कौन सी सरकार चला रहे हैं? और उसके पीछे विश्वादी, मेरा स्पष्ट मानना है, मेरा अनुभव कहता है, सिर्फ भ्रष्टाचार अकेली समस्या है। और इस भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र ने इस देश का बंटाधार कर दिया। नहीं, इस देश को अमेरिका इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। इसकी इतनी, ये दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपजाऊ सिंचित ज़मीन है, इतना पोटेंशियल। ये देश इतना सौभाग्यशाली है, इसमें न तो बहुत ठंडक पड़ती है, न बहुत गर्मी पड़ती है, न बहुत बरसात होती है। आप देखिए ये यूरोप के देश, ये बर्फ़ में दबे रहते हैं पूरा का पूरा। आप जो आज जो सबसे समृद्ध देश है उनकी हालत देखिए, एक्सट्रीम वेदर से वो त्रस्त रहते हैं। उन्हें अपनी सारी एनर्जी तो अपने घरों को सामान्य टेम्परेचर पर लाने में खर्च कर देनी पड़ती है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा गर्मी पड़ी कुछ बरसात आ जाएगी। एक बहुत चर्चित 2 घटनाएं हैं, जब हम लोग आए थे मीडिया में तब से सुन रहे हैं। एक तो स्टेटमेंट था राजीव गांधी जी का, मिस्टर क्लीन की इमेज लेके वो आए थे, और एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक बयान दिया था पब्लिक मीटिंग में कि भ्रष्टाचार के चलते जो दिल्ली से कोई मदद 1 रुपये चलती है तो ग्राउंड लेवल पर जाते जाते वो 25 पैसे रह जाता है, 75 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है।
एक और कहानी सुनने को मिलती है, जब कल्याण सिंह जी पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्हीं के संगठन और दल के एक बड़े प्रभावशाली डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर एस.सी. राय साहब। एस.सी. राय साहब लखनऊ के एक सरकारी हॉस्पिटल में तैनात थे और वो बड़े काबिल सर्जन थे और उनकी पॉपुलैरिटी थी अक्रॉस द पार्टी लाइन। रूटीन ट्रांसफ़र में उनका भी ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि उन्होंने पूरी नौकरी लखनऊ में की थी। तो उनके फेवर में शायद 150-200 एमएलएज ने रिकमेंडेशन किया था कि इनको लखनऊ में ही रहने दिया जाए क्योंकि इनसे हम सबको बड़ी मदद मिलती है। आज जब वो खुश होकर चिट्ठी लेके गए कल्याण सिंह जी के पास, तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि अरे इतने एमएलएज का सपोर्ट तो मुझे नहीं है, जितने एमएलएज का सपोर्ट आप लेके घूम रहे हो, तो आप हमारी कुर्सी पर बैठो, आप डिजर्व करते हो मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि इतने सपोर्ट से तो मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। आप अपने को एक डॉक्टर बनाए रखने के लिए इतना एमएलए लेके घूम रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आखिर क्या मजबूरी थी जिसकी कि हम लोग पहले भी अभी चर्चा किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार और थोड़ा सा संक्षेप में आपसे चर्चा हो जाए कि राजीव गांधी जैसा व्यक्ति जो मिस्टर क्लीन की इमेज लेके आया था और उनका राजनीतिक जो पतन हुआ, डाउनफॉल हुआ, वो मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में हुई कि किकबैक लिया उन्होंने बोफर्स में, वो आरोप नहीं साबित हुआ, ये अलग बात है। और आडवाणी जी एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हाउस में सोनिया जी के एक सवाल के जवाब में हाउस को इन्फॉर्म किया कि नहीं, राजीव जी के परिवार के खिलाफ कोई एविडेंस अभी तक मेरे पास नहीं है बोफोर्स केस में। और दूसरा, कल्याण सिंह जी जैसा आदमी, जब ये 3 मोस्ट करप्ट अधिकारियों का मुद्दा उनके सामने गया तो वे आप लोगों से बजाय कार्रवाई करते वो एविडेंस मांगने लगे। तो क्या ये जो अब आदमी पॉलिटिकल प्रोसेस से किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो इतना वो मजबूर हो जाता है सिस्टम के आगे कि उसकी अपना विवेक, अपना डिस्क्रिशन काम नहीं आता है और वो सिस्टम का पार्ट बन कर रह जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपने एक नया पॉलिटिकल आउटफिट बनाया है, ये देखते हुए कि सरकारी मशीनरी से अब नहीं होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही अल्टीमेट है हर चीज़ का निराकरण करने के लिए, तो आप कैसे इस प्रेशर ग्रुप को, इस इतने ताकतवर सिस्टम को निगेट कर पाएंगे अगर पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए या प्रोसेस के जरिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है? तो मिश्रा जी, मेरा जो अनुभव है तो उसके आधार मैं ये कहूँगा कि देखिए, हर कोई काम करने के लिए आपको उसका, जैसे कहते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप उस काम को लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उस काम में कभी आपकी दक्षता नहीं आएगी और आपका स्वतः स्वभाव नहीं बनेगा। दिक्कत इन जिन भी लोगों का, जिन भी नेताओं का नाम लिया, इनका दिक्कत यही थी। देखिए, उन्होंने कभी भी ऑनेस्टी को प्रैक्टिस नहीं किया था, कभी लाइफ में नहीं किया था। इसलिए जब वो ऊपर बैठे कैसे कर सकते हैं? मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, अगर आपने जीवन में अधिकारी लोगों, कभी कभी लोग कहते हैं साहब ये इतने बड़े पद पे बैठे हैं, कुछ करते नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, ये देखो कि जब छोटे पदों पे भी थे तब कभी कुछ किया था इन्होंने अपने जीवन में मच्छर नहीं मारा है। आप कहते हो शेर मार देंगे, इनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। ये तो हमेशा से मक्खन है, धूप लगते पिघल जाते हैं। और इन्होंने कभी इस बात की कोशिश ही नहीं की कि गलत को गलत, सही को सही करे। देखिए मिश्रा जी, सर्विस करना या शासन चलाना बहुत आसान है। हमारे देश के कानून इतने साफ सुथरे और इतने बढ़िया बने हुए हैं, आप जो इस व्यवस्था में नहीं था उसको भी 2 मिनट लगेगा ये निर्णय लेने में कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे राजनेताओं को सालों साल लग जाता है ये डिसाइड करने में क्या गलत है क्या सही है। क्यों? क्योंकि इस दलदल में फंसे हुए सच्चाई देखना भूल गए हैं। ये देखना भूल गए हैं। इन्हें सिर्फ आता है दंड फंड, जोड़ तोड़। चुनाव में ये जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान और पैसे के अलावा कुछ करते हो आजकल? तो बताइए। चुनाव आते ही, आप बिहार का चुनाव चल रहा, आप देखिए, सिवाय जाति के समीकरण, उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन, उसके आधार पर लोगों को इकट्ठा करना के अलावा कुछ हो रहा हो तो बताइए। कोई मुद्दे की बात क्यों नहीं करे? क्यों?
कौन ईमानदारी की बात करेगा? आरजेडी। कौन ईमानदारी की बात करेगा? बीजेपी। कौन ईमानदारी की बात करेगा? वो नीतीश कुमार। कौन करेगा? कौन जनहित की बात करेगा? क्यों? सब 10-10, 15-15 साल तक सत्ता में बैठे रह चुके हैं, किया ही नहीं, तो बोले क्या? मिश्रा जी, राजीव जी जो कह रहे थे उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है, और आज भी वही हाल है। बहुत कम पैसा नीचे पहुंचता। प्रतिशत कितना था वो तो हम लोग नहीं कह सकते कि वो 25% उन्होंने सही कहा कि नहीं कहा, लेकिन बहुत कम पहुंचता है। इसमें कोई दो राय नहीं। कल्याण सिंह जी का ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर हमें किसी नेता से था, वो कल्याण सिंह जी से था, क्योंकि इनकी जो एक ऐसे कुछ मामलों को लेकर इन्होंने कुछ एक छवि बना ली थी, वो गलत थी। जब मौका आया तो ये तो उतने बेकार और सड़े और पिघले हुए निकले जितने बाकी थे। और जिसे कहते हैं मिश्रा जी, हम लोगों ने कितनी बार कहलाया कि भाई इतनी बड़ी सरकार लेके बैठे हो, साक्ष्य, हम कहते साक्ष्य लाओ। हम लोगों ने कहा साक्ष्य आप इकट्ठा करेंगे कि हम करेंगे? फिर भी मिश्रा जी सोचिए, हम लोग सिस्टम में कोई हम बैठे तो थे नहीं, जांच एजेंसी का इंचार्ज थे नहीं, फिर भी इकट्ठा किया हम लोगों ने, साक्ष्य इकट्ठा किया। और इस पुस्तक में वो चिट्ठी लगी हुई है साक्ष्य देने की, सबके खिलाफ साक्ष्य दिया हम लोगों ने। उनके भ्रष्टाचार क्या क्या इन्होंने किए सब नोट करके 4 लोगों ने दस्तखत किया, फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।